हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। बेटा फिजिक्स में हमारा जो है वो चैप्टर 4 जो है वो चल रहा था। नाम है इसका मोशन इन टू डायमेंशन। इस चैप्टर में अब तक आपने जो है मोशन टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है और उसकी जो दो टाइप है, पहली टाइप होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो तो आप कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, और जो सर्कुलर मोशन है उसमें भी आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। तो जो सर्कुलर मोशन होता है वो टू डायमेंशनल मोशन होता है। इसमें आपके पास दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, एक कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं, एक कहलाती है लीनियर वेलोसिटी, एक कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी। और दो तरह का एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया, एक था लीनियर एक्सेलरेशन और एक था एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन होता है इनको हम टेंजेंटियल भी कहते हैं। टेंजेंटियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो सर्कल पर टेंजेंट की तरह होती है, इसलिए आप इनको टेंजेंटियल वेलोसिटी या टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये दो तरह के डिस्प्लेसमेंट, दो तरह की वेलोसिटी और दो तरह का एक्सेलरेशन हमने अब तक पढ़ा है। लेकिन फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सेलरेशन एक और किस्म का होता है, तीसरी टाइप का भी एक्सेलरेशन होता है जिसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हम एक और चीज पढ़ेंगे सबसे पहले, और वो होगा जी टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड क्या होता है और इसका भी एक फॉर्मूला देख लेंगे कि क्या है जी इसका फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूले भी काफ़ी देखे, हमने सबके फॉर्मूले ड्राइव करे। हमने जो है लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले निकाल लिए थे। उसके बाद हमने दो ऐसे फॉर्मूले भी बनाए थे, एक v इज इक्वस टू आर ओमेगा और a इज इक्वस टू आर एल्फा। ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज को लिंक कर रहे थे। उसके बाद अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, सपोज करें ये एक आपके पास गोल पाथ है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर। अब ये ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करे, अगर ए से ये चलना शुरू करे, चलते 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 पूरा पाथ कवर करके वापस ए पर आ जाए, यानी पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट कर ले, तो इस दौरान जो टाइम लगता है उस टाइम को आप कहते हो टाइम पीरियड। ये नॉर्मल टाइम से डिफरेंट हो जाता है। नॉर्मल टाइम क्या होता है जी? किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का टाइम। टाइम पीरियड क्या होगा? जैसे टाइम क्या होता है, जैसे ए से बी अगर हमारे पास दो पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट ए से बी तक जब पहुंच रहा है तो इस दौरान जो टाइम लग रहा है इसको तो आप कहते हो टाइम। और टाइम पीरियड क्या होता है? पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसमें कितना टाइम लगा है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन या रोटेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर ए से स्टार्ट हुआ तो पूरा ये घूम के वापस जब ए पर आ रहा है, तो इस दौरान जो टाइम पीरियड लगता है इसको आप कहते हो टाइम पीरियड, और इसको आप कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो जरा ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में अक्सर यहाँ फंस जाते हैं हम। टाइम और टाइम पीरियड में फर्क। टाइम जो होता है स्मॉल टी से आप डिनोट करते हो, और टाइम से मुराद होता है दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसमें कितना टाइम लगा है। और टाइम पीरियड कैपिटल टी से आप डिनोट करते हो, और इससे मुराद होता है पूरा चक्कर काटने के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इस दौरान कितना टाइम लगा है। तो अगर आप घर पे बैठे हैं, आप बाहर गए, सामान लिया और वापस घर पे आ गए, तो ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर हो गया। इस पे जो टाइम लगा है इसको आप कहते हो टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जी टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा याद होगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को ड्राइव जो है किस तरह किया गया है ये आपके ना सिलेबस में है ना आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे ड्राइव किया जाता है। कि देखिए पूरा अगर आपके पास सपोज करें ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और इसने पूरा चक्कर काट कर वापस ए पर आ गया, तो इस दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ है या जो एंगल आपका बना है, ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, ये पूरा आपका सर्किल डिस्टेंस कवर हुआ है, सरकमफेरेंस पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये ज्योमेट्री के कवानीन के मुताबिक ये होता है जी 2 पाई आर। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी होगी कि जी ये पूरा ये जो सरकमफेरेंस होता है, ये पूरा जो गोल दायरा है, इसको अगर हम तोड़ के सीधा कर लें, इसको नापें तो कितना निकलेगा? ये 2 पाई आर। तो ये डिस्टेंस है। अगर ऑब्जेक्ट ए से वापस ए पर आ गया तो इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस कवर किया जी? 2 पाई आर। इस दौरान जो टाइम लगा है उसको हम क्या कहते हैं जी? टाइम पीरियड। ठीक है जी। और यहाँ पर चूंकि गोल दायरा है तो वेलोसिटी जो है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। गोल मोशन है लिहाजा ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है।
तो अब हम अगर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये वाली वेरिएबल्स डाल दें, तो वेलोसिटी की जगह आ जाएगा ओमेगा, 2 पाई की जगह, अच्छा ये 2 पाई की जगह आएगा, इसको यहाँ एस को हम ऐसे निकालेंगे, ये थीटा अपॉन टाइम। अब ये थीटा निकालना है मुझे, तो थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा जी, एस अपॉन आर। एस की जगह आप डाल दें जी ये 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कट गया, थीटा कितना आ रहा है हमारे पास 2 पाई। लिहाजा अब ये थीटा जो है इसकी जगह आप 2 पाई डाल दें, और टाइम पीरियड, अब इनको एक्सचेंज कर लें, टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपका ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो टाइम पीरियड क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर है, पूरा एक चक्कर काटने में इसको जितना टाइम लगता है, इसको आप कहते हो टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। कैसे ड्राइव किया आपने, कि जब इसने पूरा एक चक्कर काटा, तो जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है जी 2 पाई आर। आपने इस डिस्टेंस 2 पाई आर इस फॉर्मूले की मदद से आपने ये निकाल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना निकला 2 पाई। ठीक है नहीं, आर से आर कट गया, 2 पाई आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिया, ये क्वांटिटीज डाली, v हो गया जी आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, डिस्टेंस हो गया आपके पास एंगुलर डिस्टेंस, टाइम हो गया आपके पास टाइम पीरियड। ये वाली 2 पाई की जगह, थीटा की जगह आपने 2 पाई डाल दिया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड है, ये वाला फॉर्मूला भी एक चीज हमारी रह गई थी, इसको हमने नोट कर लिया जी, टाइम पीरियड क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब हम वापस उस तरफ आते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में बात अधूरी छोड़ी थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, उस तरफ आते हैं जी। अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो वर्ड सेंट्रीपिटल है इसका मतलब होता है सेंटर की तरफ। ये जो वर्ड है ना सेंट्रीपिटल, इसका मतलब होता है सेंटर की तरफ। अच्छा, हमने सर्कुलर मोशन के अंदर देखा कि दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, दो तरह की वेलोसिटी होती है, और दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। लेकिन एक और किस्म का एक्सेलरेशन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दरअसल ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे पैदा होता है जी, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने कई दफा पढ़ा है, एक्सेलरेशन जो होता है, ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये हम कहते हैं जी वेलोसिटी चेंज को। अगर आपकी रफ्तार में वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम कहते हैं जी एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, तब्दील नहीं हो रही होती, तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन पैदा नहीं हुआ और एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही होती है तो हम कहते हैं जी कि वो एक्सेलरेशन पैदा हो गया, एक्सेलरेशन मौजूद है। यानी अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आप कहते हो कि जी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर आपके पास वेलोसिटी तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है, तो आप कहते हैं जी अब एक्सेलरेशन मौजूद है। एक बात तो ये ध्यान में रखें आप, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कोई चेंज नहीं है, रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं हो रही, एक्सेलरेशन इज एब्सेंट, एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर रफ्तार में तब्दीली हो रही होती है तो हम कहते हैं जी कि एक्सेलरेशन मौजूद है। अच्छा, अब ये जो आपके पास सर्कुलर मोशन है, ये जो सर्कुलर मोशन है, इसमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, अब इसकी एक पर्टिकुलर रफ्तार है जी v। अब इस रफ्तार में अगर चेंज होगा, इस v के अंदर चेंज आएगा, तो हम कहेंगे जी एक्सेलरेशन पैदा होता है, उसको हम कहते हैं जी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन, जो हमने पढ़ ली है ना। ए, अगर इस v में चेंज होगा, मिसाल है ए पॉइंट पर v हमारे पास है जी 2, इस पॉइंट पर हमारे पास v है जी 4, इस पॉइंट पर हमारे पास v है जी 6। अब हम क्या देख रहे हैं जी कि ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूम रहा है, तो ये जो इसकी ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है, 2 थी 4 हो गई, 4 थी 6 हो गई, तो हम कहेंगे जी एक्सेलरेशन आ गया कौन सा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन। अगर ये तब्दील नहीं हो रही होगी, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो हम कहेंगे कि जी ये जो एक्सेलरेशन है ये अब नहीं है, जीरो है। तो ये तो टेंजेंटियल या लीनियर एक्सेलरेशन है जो हम पढ़ चुके हैं, कि अगर आपके पास ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है, अगर ये तब्दील हो रही होगी तो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद होगा। अगर आपकी ये लीनियर वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही होगी तो आपके पास ये लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये हो या ना हो, यानी आपकी वेलोसिटी फिक्स है या फिक्स नहीं है, एक चीज में तब्दीली जरूर आ रही है जी, डायरेक्शन। यहाँ इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ इसकी डायरेक्शन ये है। तो अब हम दो केसेस ले लेते हैं, एक ये और एक ये।
इसमें जो है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर है 2, यहाँ पर भी है जी 2, और यहाँ पर भी है जी वेलोसिटी 2। और इस केस के अंदर वेलोसिटी यहाँ 2 है, यहाँ वेलोसिटी 4 है, यहाँ वेलोसिटी है जी 6। रिमेंबर कि ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है। अच्छा, अब आप देखें जी पहले केस के अंदर, इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक ही जैसी है। इस पॉइंट पर 2, इस पॉइंट पर भी 2, और इस पॉइंट पर भी 2। इसका मतलब है जी इसका लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि रफ्तार फिक्स है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है देखिए हर पॉइंट पर। तो डायरेक्शन चेंज की वजह से एक एक्सेलरेशन इसमें पैदा हो जाएगा जिसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये जो ए केस मेरे पास है, ये वाला ए केस के अंदर क्या है जी कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो फिक्स है। फिक्स होने की वजह से चूंकि उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे जी कि उसका जो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है या लीनियर एक्सेलरेशन है वो नहीं है, एब्सेंट है। बट हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, लिहाजा डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो मौजूद होगा इसमें। अब आते जरा बी केस के ऊपर। इसमें आप देख रहे हैं जी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, वेलोसिटी तब्दील हो रही है, लीनियर वेलोसिटी तब्दील हो रही है, लिहाजा आप क्या कहोगे जी टेंजेंटल एक्सेलरेशन जो है वो मौजूद है, प्रेजेंट हो गया। स्टिल डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप क्या कहोगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चेंज मौजूद है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दरअसल आपका ये जो ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है हर पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर भी होगा, भले उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड के एतबार से, मिकदार के एतबार से सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। मिसाल के तौर पे आपका अर्थ जो दुनिया के गिर्द, सूरज के गिर्द घूम रहा है, अब अर्थ की रफ्तार फिक्स है, अर्थ एक ही रफ्तार से सूरज के गिर्द घूमे जा रहा है। किसी भी पॉइंट पर आप ले लेंगे अर्थ को, उसकी वेलोसिटी आपको फिक्स मिलेगी। तो हम कहेंगे जी कि ये जो अर्थ का जो गोल मोशन है, इस मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी फिक्स है, एक जैसी है, और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि अर्थ जब भी गोल दायरे में घूम रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट की सूरत में होगी, यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो 3 किस्म की एक्सेलरेशन हो गई जी। एक एंगुलर एक्सेलरेशन, जो एंगुलर वेलोसिटी तब्दील होने की वजह से आ रही है। एक लीनियर एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तब्दीली की वजह से आ रही है। और तीसरी है जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आपकी लीनियर वेलोसिटी की ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी वजह से आ रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब जरा इसको एक और दफा यहाँ पर वाइंड अप करेंगे, फिर हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ जी आपसे कि अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप ओमेगा कहते हो, ओमेगा से डिनोट करते हो, ये तब्दील होती है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हैं। इसी तरह आपके पास लीनियर वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, जिसका v से डिनोट करते हैं, वो चेंज होगा, तो क्या पैदा हो जाएगी जी? लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको आप सिंपली a या a के नीचे छोटा t लगा के डिनोट कर देते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास ये जो लीनियर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो, जो कि हो रही होती है, आप इसको रोक भी नहीं सकते। लीनियर वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होती है इसी v की, तो फिर जो तीसरा एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आप डिनोट करते हैं AC से। तो ये 3 जरा बातें ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपके गोल दायरे में जो बॉडी घूम रही है उसकी लीनियर वेलोसिटी तब्दील होती है, ये वाली, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, नहीं होगी तो नहीं है। अगर आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो तब्दील होगी तो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर डायरेक्शन तब्दील होती है तो फिर आपके पास तीसरी कैटेगरी का एक्सेलरेशन आता है, उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक और बात, मजेदार बात, वो ये कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, हो सकता है ये मौजूद ना हो सकता है ये मौजूद ना हो। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है,
एक ही एंगुलर वेलोसिटी से। इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ये वाली वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसी तरह इस वेलोसिटी की, इस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी भी फिक्स है, लीनियर वेलोसिटी भी फिक्स है। इसका मतलब है कि जी इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। लेकिन डायरेक्शन तो आप चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी होगा। ठीक, बात समझ में आई? तो अगर यहाँ पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है गोल दायरे में, इसमें यहाँ पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 2 और यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी 2, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी 4, यहाँ पर भी लीनियर वेलोसिटी 4, तो मैं क्या देख रहा हूँ जी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, लिहाजा कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसी तरह लीनियर वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, लिहाजा कोई लीनियर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन्स कि इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूमता है, तीसरा वाला एक्सेलरेशन लाजमी मिलेगा आपको, लाजमी। अगर आपने उस गोल दायरे में जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स कर दी, तो एक एक्सेलरेशन आपके पास खत्म हो जाएगा, कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपने उसकी लीनियर वेलोसिटी फिक्स कर दी, एक ही रफ्तार से वो घूमे जा रहा है, तो आपने उसका दूसरा एक्सेलरेशन भी खत्म कर दिया, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन आप उसकी डायरेक्शन को फिक्स नहीं कर सकते, डायरेक्शन हर वक्त चेंज होती रहेगी, लिहाजा लास्ट भी उसमें ये वाला एक्सेलरेशन मौजूद होगा। तो इट विल ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सर्कुलर मोशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है जी कि आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन में जो कंटिन्यूअस चेंज आ रहा होता है, उस कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर तीसरी कैटेगरी का एक्सेलरेशन आ जाता है, उसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन क्या होती है जी? इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऐसे इसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ पर है तो टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पर है तो टुवर्ड्स द सेंटर। इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। क्यों होती है ये तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें हम बात कर लेंगे इसकी। बस अभी यहाँ ध्यान में ये रखिएगा कि जो आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, हमेशा सेंटर की तरफ। जिस पॉइंट पर भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड कर रहा होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि द वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला यानी इसको मालूम कैसे किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है जी ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होता है जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इसका फॉर्मूला है जो कि हमें ड्राइव करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके इस चैप्टर की। ये सबसे ज्यादा जो डेरिवेशन इस चैप्टर से आती है वो ये आती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को ड्राइव करना होता है। तो अब जरा इसको ड्राइव कर लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बस इसका जो आपको डेरिवेशन मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड की हुई है, उसका पैराग्राफ वगैरह जो है वो थोड़े बड़े हैं, वो याद भी लाजमी करने होंगे, तो वो याद कर लिएगा पैराग्राफ। बाकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इजी है। अब देखिए जी, हमने इसकी इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एक सर्कुलर मोशन ले लेते हैं जी। ये हमने ले लिया एक सर्कुलर मोशन, ये जी ए पॉइंट, ये है जी बी पॉइंट, और ये है जी सेंटर, ओ कह लेते हैं। अब ये जो है ये रेडियस कहलाता है। इसी तरह ओ से बी जो होगा ये भी रेडियस कहलाएगा, ये भी रेडियस हो गया। और ये जो है जी ए और बी के दरमियान आर्क, इसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हम इसको आसानी के लिए ऐसा कर लेते हैं जी, इसको स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता, स्ट्रेट लाइन बना दिया। ये हो गया हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं डेल्टा एस से डिनोट कर देता हूँ। और ये जो आपका एंगल बन रहा है इसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप कह देते हैं डेल्टा थीटा। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे था, चलते 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 वो बी पे चला गया। ओ से ए जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है, ओ से बी जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस कहलाता है। ए से बी जो इस ऑब्जेक्ट ने फासला तय किया है, डिस्टेंस तय किया है, वो दो तरह का हो गया, एक लीनियर डिस्टेंस और एक एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस कितना है जी? डेल्टा थीटा, जो एंगल बन गया सेंटर पे। और लीनियर डिस्टेंस कितना है जी? डेल्टा एस। ये ए और बी के दरमियान जो आर्क है जिसको मैंने सीधा कर दिया, स्ट्रेट लाइन में लगा दिया, स्ट्रेट लाइन बना दी, क्योंकि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही फर्क है, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा।
ये हमारे पास अभी एक करंट सिचुएशन है। अब हम जरा इसकी वेलोसिटी को देखें। ए पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन होगी जी ऐसी, टेंजेंट, ये हो गई v1। और बी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो ऐसी होगी जी, इसको आप कह लोगे v2। सपोज कर ले हमारे पास ये दोनों वेलोसिटी सेम है ना, हमने तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर, मैंने आपको शुरू में बताया था, आसानी के लिए हम मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन का मतलब होता है कि ये जो आपके पास लीनियर वेलोसिटी है v के नाम से, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। यानी a पर अगर ये 2 मीटर पर सेकंड है तो b पर भी ये 2 मीटर पर सेकंड होगी, c d सब पर ये 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये जो v1 है आपके पास a पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी थी और b पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी है, ये दोनों एक जैसी है, सेम है, क्योंकि फिक्स है, बस डायरेक्शन में फर्क है। डायरेक्शन में फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड इनका सेम है, लिहाजा हम कह देते हैं कि ये v के बराबर कर देते हैं हम इसको। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है जी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है। मोशन जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ए पॉइंट से वो ट्रेवल करते करते पहुंच गया बी पॉइंट पर। इस दौरान इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बना दिया, एक एंगल बना दिया जी सेंटर पे, थीटा आपने कह दिया उसको। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया है जी, आपने बी और ए के दरमियान एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन खींच दी और डेल्टा एस आपने कह दिया जी कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ए पर इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी कितनी है v1, बी पर कितनी है v2। अब ये v1 और v2 दोनों मैग्नीट्यूड के एतबार से सेम है, लिहाजा हमने कह दिया मैग्नीट्यूड के एतबार से ये v है, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क है। आपको नजर भी आ रहा होगा डायरेक्शन में फर्क है। अब हम क्या करते हैं जी, हम ये v1 और v2 को मिला के ड्रॉ कर लेते हैं। ये v1 और v2 इनको हम फ्री वेक्टर्स कहते हैं। चैप्टर वेक्टर वाला जब हम पढ़ेंगे वहां और क्लियर कर लेंगे इस बात को हम कि फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। ये जो v1 है और v2 है, इनको हम क्या करते हैं जी, एक मिला के दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने बना दिया साइड में यहाँ पर v1, और ये जो v2 है इसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया जी v2। ठीक है, बता यूं कह लें कि ये v2 उठाया आपने और a पॉइंट से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ए पॉइंट से, या यूं भी कह सकते हैं कि ए और बी बिल्कुल, हमने छोटा, हमने तो खैर बहुत बड़ा डिस्टेंस ले लिया ना, ए से बी काफी बड़ा है, हमने कहा ये ए और बी थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, तो बस हमने एक साथ ड्रॉ कर लिया। तो हमने क्या करा जी, हमने v1 और v2 इन दोनों वेक्टर्स को लिया और हमने इनको एक ही पॉइंट से रीड्रॉ कर दिया, दोबारा ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों को आप मिला लें, ये जो लाइन हो जाएगी आपकी, ये इनको, इसको आप कहेंगे डेल्टा v। ठीक है, तो आपने क्या करा, v1 और v2 को आपने दोबारा ड्रॉ किया, दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर लिया, डायरेक्शन चेंज नहीं करी, डायरेक्शन सेम ही है, हमने उससे उठा के इनको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और आपने इन दोनों को मिला के ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। ये जो तीसरी लाइन है ये हो गई आपके पास डेल्टा वी। अच्छा, अब ये एंगल भी और ये एंगल भी आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, तकरीबन सिमिलर है। ये सिमिलर है क्योंकि ये आइसो स्केल्स होते हैं। आइसो स्केल्स कहते हैं जी ऐसे ट्राइंगल्स को जिनकी दो साइडें बराबर होती है। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है, मैट्रिक क्लास में आपने थ्योरम्स पढ़े होंगे। आइसो स्केल्स कहते हैं जी ऐसे ट्राइंगल को जिनकी दो साइडें बराबर होती हैं, और थ्योरम के मुताबिक अगर किसी दो साइडें बराबर होती हैं तो उनका जो ज्वाइनिंग एंगल होता है वो भी बराबर होता है। लिहाजा आपके पास एक ये ट्राइंगल है ओ बी ए, एक ट्राइंगल है आपके पास ओ बी ए, और एक ये ट्राइंगल है, आप इसको नाम ले लें जी पी क्यू आर। एक ट्राइंगल आपके पास है जी पी क्यू आर। ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं। ये एक जैसे आपको नजर भी आ रहा होगा डायग्राम में, दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये भी आपके पास थीटा है, ये भी आपके पास थीटा है, और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। लिहाजा हमने कहा जी अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ओ बी ए और एक है पी क्यू आर, और ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि हमें नजर भी आ रहा है डायग्राम्स के अंदर, और जो ज्योमेट्री के कवानीन है कि जी दो आइसोस्केल्स ट्राइंगल होता है, उसके बाद उनका एक एंगल दोनों का सेम होता है, तो फिर वो आपस में बराबर होते हैं, सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट अलग होता है, सिमिलर अलग होता है, वो मैथमेटिक्स में होता है। अच्छा, अब ये दो ट्राइंगल हमारे पास है जी सिमिलर, तो अब हम क्या करेंगे जी, दोनों ट्राइंगल से एक एक रेशियो बना लेते हैं। इस ट्राइंगल से, यानी ये जो ओ बी ए वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से मैं रेशियो बना लेता हूं जी थीटा के सामने वाली साइड का बराबर वाली साइड से। ठीक है, यानी कि डेल्टा एस हो गया सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय, और बराबर वाली साइड कौन सी है, आर।
इसी तरीके से इधर से भी मुझे फिर सेम रेशियो लेना होगा। तो थीटा के सामने वाली साइड हो गई डेल्टा वी, और थीटा के बराबर वाली साइड हो गई जी कौन सी, V1 या V2। बात तो एक ही है क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, तो V1 कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने दोनों ट्राइंगल का सिमिलर रेशियो लिया। कौन सा रेशियो लिया जी, थीटा के जो सामने वाली साइड है उसका रेशियो ले लिया जी बराबर वाली साइड से। तो इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने वाली साइड हो गई जी डेल्टा एस, और बराबर वाली साइड हो गई जी आर। तो हमने ये बना दिया जी डेल्टा एस अपॉन आर। और इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमारे पास थीटा से सामने वाली साइड है जी ये डेल्टा वी, और बराबर वाली साइड है जी ये V1। तो ये मैंने इसका रेशियो बना लिया। सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो इनके रेशियोज भी बराबर होते हैं, लिहाजा हमने इन दोनों रेशियोज के दरमियान इक्वल टू का साइन डाल दिया। तो हमने क्या किया अब तक, यहाँ तक जरा दोबारा रिपीट करें क्योंकि क्लास कभी भी ड्रॉप हो सकती है, 4 मिनट है, डेरिवेशन वैसे भी खत्म होने वाली है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ए पॉइंट से वो पहुंचा बी पॉइंट पर। इस दौरान ये एक ट्राइंगल बन गया जी, रेडियस और डेल्टा एस का। हमने क्या किया जी, ये V1 और V2 इन दोनों को मिला के एक और ट्राइंगल बना दिया PQR। अब इन दोनों ट्राइंगल जो है ज्योमेट्री के कवानीन के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, लिहाजा दोनों ट्राइंगलों से आपने एक एक रेशियो बना लिया। इस ट्राइंगल से आपने बनाया जी डेल्टा एस अपॉन आर का, और इस वाले ट्राइंगल से आपने बनाया जी डेल्टा वी अपॉन V1 का। अब हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा एस अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन, ये V1 को आप V कर लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर बात की है कि V1 V2 ये सब मैग्नीट्यूड के एतबार से बराबर है। जी V1 V2 सब आपस में बराबर है, ये V1 V2 मैग्नीट्यूड के एतबार से, लिहाजा V1 को मैंने V कह दिया। अब आप क्या करें जी, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें डेल्टा टी यानी टाइम से। तो अब आपके पास, बल्कि उससे भी पहले, डिवाइड से भी पहले एक काम ये कर लेते हैं, कौन सा लूं, ये आर को उधर ले जाए, आर डिवाइड हो रहा है, ये आर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा जी, बल्कि सॉरी यार मैं उल्टा लिखा हूं, मैं असल में ना यूं कंफ्यूजन हुई है मुझे। ये वी को लेकर आ जाए इधर, ये वाले वी को, इस वी को आप इधर ले आए, तो ये वी आ गया इधर, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एस अपॉन आर, और इधर क्या बच गया आपके पास, डेल्टा वी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिर्फ इस v को जो डिवाइड हो रहा था इसको इस साइड पे ले आया, मैं इस साइड पे ले आया, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप इसमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें टाइम से, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब आप पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर दें। ठीक है जी, तो दोनों साइडों पे नीचे टाइम आ जाएगा, तो यहाँ v अपॉन टी डेल्टा एस अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी, दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी आपने ये v के नीचे टाइम लिया, इस साइड पे भी आप टाइम लिया, दोनों साइड पे टाइम लिया है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, अब थोड़ा सा इस साइड को अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे जी, ये s और टाइम इसको एक साथ लिख देते हैं, डेल्टा एस अपॉन टी, और ये जो v और r है इसको एक साइड लिख देते हैं, v अपॉन r ऐसे। ठीक है, बस कुछ भी नहीं किया आपने, ये डेल्टा एस और टी को एक साथ लिख दिया, वी और आर को एक साथ लिख दिया। इधर आप कुछ ना करें जी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी रहने दें, इसी साइड पे कर लेता हूं मैं। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या था, हमने दो रेशियो लिए, ये वाले दो रेशियो लिए, हमने इसमें ये जो v डिवाइड हो रहा था इसको दूसरी साइड पे लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर आपने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, तो यहाँ पर भी देखें ये आ गया डेल्टा टी, और यहाँ पर भी आ गया डेल्टा टी। अब आपने इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर, इस साइड पर आपने अरेंज कर दिया थोड़ा सा, डेल्टा एस अपॉन टी एक साइड करके लिख दिया, और v अपॉन आर आपने एक तरफ करके लिख दिया। अब ये जो s अपॉन टी होता है, आपको फॉर्मूले याद होंगे, ये वेलोसिटी के बराबर होता है, और ये जो v अपॉन टी होता है ये एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ये रहा v अपॉन टी और ये रहा s अपॉन टी। तो s अपॉन टी की जगह आप लिख दें v मल्टीप्लाई बाय ये v अपॉन आर एज इट इज रहने दें,
और ये जो डेल्टा वी अपॉन टी है इसकी जगह आप लिखते हैं एक्सेलरेशन, और ये वाली एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब है टेंजेंटल एक्सेलरेशन तो ये नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज है, इसका मतलब है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो आपने ये जो एस अपॉन टी था इसकी जगह आपने लिख दिया वी, और ये डेल्टा वी अपॉन टी था इसकी जगह आपने लिख दिया ए। अब ये v और v को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू ए सी। इसको सही तरह करके लिखें, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ऊपर मैंने शायद m लिख दिया था, वो तो मैंने एफ सी का फॉर्मूला लिख दिया गलती से।